हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप एक आंसर को फ्रेम करते हैं, कितना वर्ड लिमिट होगा, कितने नंबर ऑफ़ पेजेस आपको मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन के डिमांड को हमें एड्रेस करना है, जिसमें मैं 2 लाइव क्वेश्चंस को आपको लाइव में दिखाऊंगी कि कैसे उसके आंसर को मैंने फ्रेम किया है, सो डैट आप भी जब आप आंसर लिखें तो उन सारे टिप्स को आप जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ 70th बीपीएससी मेंस जैसा बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि संभावित है कि अप्रैल 2025 में ये होगा। तो अगर अभी हम देखें तो अभी हमारे पास 3 से 3.5 महीना है। तो अगर हम इन 3 से 3.5 महीना में टू दी पॉइंट एज़ पर सिलेबस और PYQ पढ़ें तो हमारा मेंस इजीली टैकल हो सकता है। तो इसके लिए हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम 30 दिसंबर से स्टार्ट होगी। ये पहले 25 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली थी, बट हमने इसको डिले किया है, तो इसीलिए काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि ये स्टार्ट हो गई है, लेकिन नहीं, ये 30 दिसंबर से स्टार्ट होगी। इसमें हम टू दी पॉइंट आपका मेंस का एंड टू एंड कवरेज करवाएंगे, जिसमें पहले हम GS1 लेके चलेंगे। GS1 का कंप्लीशन हमने जैन के एंड तक रखा है। फिर उसके बाद GS2 लेके चलेंगे और साथ साथ GS1 के साथ आपकी ऐसे भी चलेगी। GS2 फिर लेके चलेंगे। इसके लिए हमने 1.5 महीना रखा है, फरवरी प्लस मार्च दोनों को मिला के ही रखा है। एंड 1.5 महीना और इसी में मार्च के टुवर्ड्स एंड आपकी ऑप्शनल प्लस हिंदी क्वालिफाइंग भी इसमें हम कवर करवाएंगे। तो अभी हमारे पास 3 से 3.5 महीना है। हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास 1 साल के हिसाब से हम पढ़ें, तो हमें बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़ना है। और वैसे भी आप जब बीपीएससी के मेंस का सिलेबस देखोगे या PYQ देखोगे तो यू गेट टू नो कि जो भी टॉपिक्स हैं ना, बहुत ही लिमिटेड ही हैं, बहुत वार्स नहीं है जैसा कि प्रीलिम्स है। तो अगर हम उन टॉपिक को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं एंड इवन कोई ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो आप इंटरलिंकेजेस करके उस आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो, एक जनरलाइज आंसर आप लिख सकते हो। एंड जैसा हमने GS1 और GS2 का आप जब सिलेबस देखोगे, आपने देखा होगा, तो GS1 में हिस्ट्री और जो DI है, हिस्ट्री तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। करंट अफेयर्स अगेन ये थोड़ा डायनेमिक हो जाएगा, बट GS2 इज़ क्वाइट डायनेमिक, इसीलिए हमने GS2 के लिए ज़्यादा टाइम अलॉट किया है और इसी में ज़्यादा बच्चे फंसते भी हैं। तो GS2 एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो भी हम आपको GS1 और GS2 का कवरेज करवाएंगे वो टारगेट ओरिएंटेड रहेगा। टारगेट में आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दी जाएगी, उन टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 डेज दिए जाएंगे। एंड इन टॉपिक जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 4 दिन के इंटरवल पे ही एक टेस्ट होगी आपकी, वो टेस्ट सेक्शनल होगी। और इस सेक्शनल टेस्ट में इन 4 दिनों में जो भी आपको टॉपिक्स मिले होंगे उन्हीं टॉपिक्स में से ये टेस्ट ली जाएगी, सो डैट जो आपने प्रिपरेशन की है उसका आप वैलिडेशन भी टेस्ट के थ्रू करोगे। एंड ये 4 दिनों में हम आपको टॉपिक के साथ इसकी नोट्स भी देंगे। तो जिन बच्चों ने हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में पहले से नोट्स को बना रखा है तो वो तो अपनी नोट्स रेफ़र करेंगे, बट जो बहुत सारे न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं जिनकी नोट्स नहीं कंप्लीट है, तो हम जो नोट्स की PDF देंगे आपको उसको रेफ़र करना है। प्लस हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से सब टॉपिक्स और डायमेंशंस को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। और हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप नोट्स की PDF को रिवीजन करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप क्या कर सकते हो, 1 पेजर का शॉर्ट नोट्स इससे एक समराइज कर लोगे, सो दैट रिवीजन के टाइम आप इस नोट्स PDF को ना रेफ़र करके आप अपने 1 पेज के हैंड रिटन नोट्स को रेफ़र करोगे और आपका रिवीजन का टाइम कम लगेगा। तो ये ओवरऑल प्लान है। एंड 4 दिन पे आपकी टेस्ट होगी और GS1 का जैसे ही कंप्लीशन होगा फिर उसके बाद हम GS1 का फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। फिर हम GS2 पे आएंगे, तो GS2 को हम कंप्लीट करेंगे। अगेन 4 डेज़ के इंटरवल पे आपका टेस्ट होगा। GS2 के कंप्लीशन पे GS2 का फुल लेंथ टेस्ट होगा। फिर उसके बाद ऐसे का 2 टेस्ट होगा। एंड इवन जब GS1 चलेगा तो साइमल्टेनियसली ऐसे भी चलेगी, तो ऐसे का भी उसमें जो सेक्शनल टेस्ट होगा उसमें आपको एक ऐसे का भी क्वेश्चन रहेगा, सो डैट साथ साथ आपका ऐसे भी कंप्लीट हो जाए। और ऐसे करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, हमें कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है जो मेरे लाइव वीडियोस के थ्रू उसको कवर करवाया जाएगा कि ऐसे को
करने से पहले, लिखने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ड्राफ्ट प्रिपेयर करके रखना चाहिए। हमारी तरफ से आपको वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे के लिए, जो कि आपको अपने नोट्स में डालना है। एंड ड्राफ्ट ऐसे भी हमारे तरफ से आपको मिलेगा कि ये सारे टॉपिक्स पे ये इस तरीके के डायमेंशंस को आप ऐसे में कवर कर सकते हो। एंड ऐसे आप तभी अच्छा लिख सकते हो जब थोड़ा बहुत आपको जीएस का नॉलेज हो। तो इसीलिए जीएस 1 का जब 2 टारगेट चलेगा आपका, तो उसमें हमने ऐसे इंक्लूड नहीं किया। हम चाहते थोड़ा सा आप मेंस के प्रिपरेशन में जाओ, फिर उसके बाद हमने इसे इंक्लूड किया है सो दैट आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना हो। तो जो भी हमारी टाइमलाइन है टेस्ट की, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है। जो लोग भी जुड़ चुके हैं मेंस मेंटरशिप में, तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं कि कैसे कैसे टेस्ट होगा। तो यू विल गेट दी आइडिया कि हम कैसे इस मेंटरशिप को लेके जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 3-3.5 महीना जैसे हमने आपको बताया है उस तरीके से आप अगर कवर कर लेते हो, ऑनेस्टी के साथ आंसर राइटिंग करते हो, जो भी टेस्ट ली जाती है, आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि 4-4 दिन पे आप सेक्शनल टेस्ट लिख रहे हो, सेक्शनल टेस्ट में आप 7-7 क्वेश्चन लिख रहे हो, उसकी डिटेल फीडबैक आपको मिलेगी। आपको खुद भी एनालाइज करना है कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। और एक चीज़ बताना भूल गई, जो टेस्ट होगा उसका आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। एंड मॉडल आंसर के साथ साथ मेरी एक जो भी टफ क्वेश्चन होगा उस टेस्ट में, उससे रिलेटेड मेरी एक लाइव आंसर फ्रेमिंग की वीडियो जाएगी, सो डैट आपको भी अप्रोच पता चले कि कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे और कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये हो गई ओवरऑल ओवरव्यू, मैंने बता दिया मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि 30 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो अगर आपको इनरोल होना है या इसमें पार्टिसिपेट करना है तो सर के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी चाहिए। स्टार्ट करने से पहले ये 2 मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखे हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन वो 69 में पूछा गया था, एंड जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो 68 में पूछा गया था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका जियो इको से रिलेटेड है। तो मैंने वो सारे टॉपिक्स को ही लिया है जो कि सबसे ज़्यादा डायनेमिक है और जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। तो हम इसी का अभी फ्रेमिंग देखेंगे कि किस तरीके से आपको एक आंसर को फ्रेम करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले जो जेनरिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं देना चाहती हूँ कि जो लोग भी मेंस की तैयारी में लग चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि मेंस के जो बीपीएससी की जो कॉपी होती है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस आपको मिलते हैं। 67 तक तो ये था कि क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए कोई पेजेस नहीं दिए होते थे। अब लेकिन 68 ऑनवर्ड्स ये बीपीएससी के जो आंसर कॉपी हैं उसके टेम्पलेट को इन्होंने फॉलो किया और हर एक क्वेश्चन के बाद उतनी स्पेस बीपीएससी छोड़ देती है जिसमें आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। तो आप जब ये बीपीएससी के जो जितने भी सबके टॉपर कॉपी जो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, या मेरी ही आप देख लोगे, मेरी कॉपीज़ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो वहाँ पे आप देखोगे मेरी पीडीएफ खोलना और कॉपी की GS1 GS2 की, और उसमें देखना कि कितने पेजेस दे रखे हैं। तो मैं उसी का बता देती हूँ कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में 2 पेजेस उन्होंने दिए रहते हैं और उसी 2 पेजेस में जो 1-2 लाइन में एक क्वेश्चन रहता है। अब लॉन्ग आंसर में आप देखोगे तो 6.5 पेजेस ऐसे दिए रहते हैं, जिसमें से जो हाफ पेजेस है उसमें क्वेश्चन लिखा होता है, क्योंकि 2 ऑप्शन रहते हैं प्लस उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी रहता है, दोनों लैंग्वेजेस में लिखे रहते हैं। तो हाफ पन्ना उसी में चला जाता है। तो 6 पेजेस के अराउंड लॉन्ग आंसर में दिए रहते हैं। अब ये तो हो गई कि कितने पेजेस दिए रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें आंसर को, जो मेंस का आंसर होता है, कितने वर्ड्स में लिखना होता है। तो आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे बीपीएससी का तो उसमें ना वर्ड लिमिट एज सच लिखा नहीं है, कोई स्पेसिफिक वर्ड लिमिट नहीं लिखा है। तो इन पेजेस को देखने के अकॉर्डिंग ही, मतलब इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसे आपको लिखना है। तो अगर हम एवरेज लेके चलें कि क्या एक आइडियल आंसर होना चाहिए और एक एवरेज हैंड राइटिंग की फॉन्ट लेके चलें कि हैंड राइटिंग कितनी बड़ी है, तो उसके हिसाब से जो शॉर्ट आंसर है उसमें तो मैं बोलूँगी कि 1.5 से 2 पन्ना तक तो आपका रहना चाहिए। और
जो लॉन्ग है उसमें मैं बताऊंगी कि 3.5 से आपका 4 पेजेस तक का आंसर तो होना ही चाहिए। ये एवरेज हैंड राइटिंग को देख के है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, उस हिसाब से आपका पेजेस जो है वो वैरी करेगा, बट मेनली कंटेंट अच्छा होना चाहिए ये है। लेकिन एक ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम कितना वर्ड लिमिट है, तो वर्ड लिमिट आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें लिखा ही नहीं होता है। तो एक एवरेज कितना पेजेस का एक आंसर होना चाहिए वो ये है। अब सेकंड है कि ये तो हमें क्वेश्चंस इतने पेजेस के हमें पेजेस इतने मिलते हैं और इतने हमें लिखने होते हैं। अब सेकंड एक्सपेक्ट आता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तो आपको पता है कि हर एक पेपर में जैसे फॉर GS1 में आप देखोगे हिस्ट्री के 5 शॉर्ट हो गए, 2 लॉन्ग हो गए, करंट अफेयर्स में 5 शॉर्ट हो गए, 2 लॉन्ग हो गए, एंड DI 2 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 16 हो गए इसमें। GS2 में आप देखोगे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी हो गया, एंड साइंस टेक हो गया। इसमें 2 लॉन्ग हो गए और 5 शॉर्ट हो गए। इसमें 2 लॉन्ग 5 शॉर्ट, इसमें 1 लॉन्ग और 5 शॉर्ट। तो इसमें आप टोटल इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके 20 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम 3 घंटा हमें मिलता है तो हमारी, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगा, 20 to 22 मिनट्स, और शॉर्ट के लिए आपको 6 से 7 मिनट ही मिलेगा। अब ये हर क्वेश्चन के लिए सेम नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, आपने उस पर अच्छे प्रिपेयर कर रखी है, आपने उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रखी है उस टॉपिक पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया है, तो उसमें हम टाइम कम अलॉट करेंगे क्योंकि हमारे पास कम कंटेंट है, और उसी तरह जो दूसरे क्वेश्चन है उसमें टाइम हम तो 1-2 मिनट ज़्यादा अलॉट कर देंगे। बट ऐसा नहीं करेंगे कि कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो उसमें 10 ही मिनट में दूँ, और जो मुझे आता है उसमें मैं 30-35 मिनट लगा दूँ। ये भी हमें नहीं करना है। 1-2-3 मिनट्स का मार्जिन इधर उधर आप कर सकते हो बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, आपने पहले से अच्छे कंटेंट उस पर प्रिपेयर कर रखा है, एंड इवन उस टॉपिक पे आपने पहले से आंसर राइटिंग कर रखी है, उस हिसाब से आप फ्लक्चुएट कर सकते हो। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें मेंस आंसर राइटिंग करते समय ध्यान रखनी चाहिए। अब एक बात पे ये आते हैं कि जो मेंस आंसर राइटिंग है, सबसे पहले तो आप ये प्रिंसिपल डाल लो अपने दिमाग में कि जो आप आंसर लिख रहे हो दैट शुड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और आप अगर आपसे पूछा कि बताओ ब्रिक्स के बारे में, आप पूछा, वो पूछ कुछ और रहा है कि क्या है इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस, और पूछ रहा है कि क्या चैलेंजेस है, एंड ब्रिक्स की एक्सपेंशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो जो पूछ रहा है उस पर स्टिक रहो, ऐसा मत करो। बच्चे क्या करते हैं कि ब्रिक्स पूछा, वो पढ़ते भी नहीं क्वेश्चन, उन्होंने बस एक टॉपिक देखा ब्रिक्स, और उन्होंने जो भी नोट्स में बनाए हैं वो सब यहाँ डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नोट्स में आप ब्रिक्स के हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी बताओगे, नोट्स में आप ब्रिक्स से रिलेटेड जो रिसेंट समिट हुआ है उसके हाइलाइट्स भी बताओगे, उसमें लिखोगे कि क्या क्या आउटकम्स निकले हैं। नोट्स में आप इंडिया के अगर सिग्निफिकेंस में सारे डायमेंशंस आपने कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 ही डायमेंशंस के बारे में पूछ रहा है तो आप वो सारा ही लिख दोगे, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, हमें उसको पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करना है कि कितने सब पार्ट है क्वेश्चन के, और उसी हिसाब से हमें फिर एलोकेट करना है स्पेस को कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये पार्ट को इतना एलोकेट करेंगे, इसको इतना करेंगे और इसको इतना करेंगे। एंड फिर हमने जो अपने नोट्स बनाए हैं उसको तोड़ के मोल्ड करके क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करना है। तो ये मेंस आंसर राइटिंग करने टाइम ये आपको 1 मिनट तो देना ही देना होगा अपने माइंड में वो फ्रेमिंग करने के लिए कि आपका आंसर कैसा स्वरूप लेगा जब आप लिखोगे। और ये अभी 1 मिनट 2 मिनट आपको लगेगा, मे बी 5 मिनट भी लग सकता है, बट विथ प्रैक्टिस आपको ये 20 से 30 सेकंड 40 सेकंड में आपका ये हो जाएगा कि आपने किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करना है। और ये आपको सोचना पड़ेगा ही, तभी आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। बस आपने टॉपिक देखा और आपने सोचा कि मैं नोट्स छाप दूँ तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया कि हमें एक कोई आंसर हमें मिलता है तो हमें कैसे अप्रोच करना है उसको। अब ये अप्रोच का मैं लाइव इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ कि कैसे किसी आंसर को आपको लिखना चाहिए। तो जैसे मैंने आप पहले दिखाया था कि ये 2 क्वेश्चन मैंने फ्रेम यहाँ पे लेके रखे हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो 69th BPSC में पूछा गया था G20 से रिलेटेड, और मैंने करेंट अफेयर्स और GOE को इसलिए लिया है क्योंकि ये ज़्यादा बच्चों को जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको टफ लगता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज इंडिया लीडरशिप विद इन द G20 रिफ्लेक्ट्स इट्स कमिटमेंट
to upholding the ancient philosophy of Vasudev Kutumbakam, the world is one family, examining the way in which India approach align with this philosophy and contribute to global cooperation and development through its role in the G20. तो अभी मैं तो यहाँ पे लाइव आंसर जो होगा वो मैं इंग्लिश में ही करूँगी, लेकिन जो मेंटरशिप में लाइव आंसर मॉडलिंग दी जाएगी और आपको वहाँ पे हेल्प दी जाएगी वीडियो के थ्रू, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाएगी। तो हिंदी में है, ये कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वासुदेव कुटुंबकम विश्व एक परिवार के रूप का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो आप जब इसको देखोगे तो कितने पार्ट्स हैं। पहला आपका पार्ट हो गया कि इंडिया लीडरशिप, हम ये क्वेश्चन नंबर पहले की बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को हम एड्रेस करते हैं तो उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि इंडिया लीडरशिप विद इन द G20। सेकंड पार्ट है हमारा कि इसमें हमें इंडियाज़ के अप्रोचेस बताने हैं जो इंडिया ने यूज़ किया है कि जो वासुदेव कुटुंबकम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सेकंड है हमारा कि व्हाट आर द इंडियाज़ अप्रोचेस जो इंडियाज़ ने यूज़ किए हैं इस जो थीम है वासुदेव कुटुंबकम उससे अलाइन होते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये दो पार्ट है। अब आप जैसा मैंने पहले बताया कि 3.5 to 4 पेजेस में हमें लिखना है, तो इस दोनों पार्ट को देखते हुए हमें यही लगता है कि 50% to 60% हमें पहले को देना है एंड 40 to 50% हमें इतना देना है। यही रेशियो हमें रखना होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स ओके, बट 50-50% इतना बनना चाहिए एंड और दोनों पार्ट को हमें इक्वल एम्फेसिस देना है। तो सबसे पहले इसका हम आउटलुक देख लेते हैं कि किस तरीके से आप अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले आप बताओगे कि G20 में बेसिकली क्या है। तो G20 इंट्रोडक्शन में दो पार्ट हो सकते हैं। या तो आप G20 के बारे में बता दो कि क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें अभी हाल ही में 19 कंट्रीज़ है, एक यूरोपियन यूनियन है एंड प्लस अफ्रीकन यूनियन का भी इसमें इंक्लूजन हुआ है इस बार के G20 में। इससे आप बता सकते हो। सेकंड आप एक बता सकते हो कि रीसेंट जो न्यूज़ है उससे आप खोल सकते हो कि इंडिया ने, ये बेसिकली 2023 का रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इन G20 ऐसे भी हर साल ही बहुत सिग्निफिकेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर साल ही न्यूज़ में रहता है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें कि इंडिया लीडरशिप के बारे में बात कर रहे थे, हम बता सकते हैं कि जो 18th समिट था G20 का वो इंडिया के लीडरशिप के अंदर हुआ था और इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और G20 कंट्रीज, G20 क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड अदर कोऑपरेशन के लिए जानी जाती है। तो इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता। अब आप क्या करते, अब मुझे थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव लगाना है आंसर को। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे। डायग्राम में क्या बनाएंगे, एक वर्ल्ड मैप बना देंगे। तो वर्ल्ड मैप आप बना दो। तो वर्ल्ड मैप में आपने इसको बनाने के लिए भी ट्रिक्स होते हैं कि आप 20 to 30 सेकेंड्स में वर्ल्ड का मैप बना लो, 10 सेकेंड्स में आप इंडिया का मैप बना दो। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी कि वर्ल्ड मैप में कौन कौन से एरिया को आपको ध्यान में रखना, उस तरीके से आप आराम से वर्ल्ड मैप बना सकते हो इवन द इंडिया में। तो ये भी मैं शॉर्ट वीडियोज़ आपको टेलीग्राम में वीडियोज़ जब हम लाइव सेशन करेंगे ना, तो उसमें मैं बताऊँगी कि किस तरीके से आप जल्दी से वर्ल्ड मैप बना सकते हो। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन हो गया। आप साइड में अपने वर्ल्ड मैप भी दे दिया। अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप ये भी कर सकते हो कि G20 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका आप एक फ्लो चार्ट बना दो कि कितना ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल एरिया को ये रिप्रेजेंट करती है, प्लस कितनी जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करती है। तो एक रिप्रेजेंटेशन बता दिया। इससे इम्फेसिस हो गया कि G20 एज ए ऑर्गेनाइजेशन कितनी इम्पोर्टेंस रखती है इंडिया के लिए, इवन फॉर द वर्ल्ड। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, जिसमें आप ये कर सकते हो, या तो वर्ल्ड का ये डाल दो और इसी में साइड में लिख दो कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन इतना है, ट्रेड का इतना है, या आप इसको यूज़ करके इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हो। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन से हम पहले पार्ट में आते हैं कि इंडिया की लीडरशिप में जो उन्होंने एंशियंट फिलॉसफी, हमने इंडिया ने जो अपनी थीम में रखा है वासुदेव कुटुंबकम, वो इंडिया की लीडरशिप में कैसे अचीव हुआ है। तो हमें बताना है कि इंडिया की लीडरशिप कैसे वासुदेव कुटुंबकम का जो फिलॉसफी है
उसको अलाइन करती है। तो पहला पार्ट में हम यही लिखेंगे कि जो भी 18th समिट G20 का हुआ है उसमें क्या क्या इंडिया की लीडरशिप में स्टेप्स लिए गए हैं, जो कि बताती है कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। बेसिकली जो भी स्टेप्स हैं वो इंक्लूसिव हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कि सबसे पहले तो यही है कि जो अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूज़न हुआ है। तो पहला यही हो गया कि जो एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट लार्ज डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड जो कनेक्ट यूनियन है नेशंस का, वो अफ्रीकन यूनियन है, उसको हमने इंक्लूड किया है अफ्रीकन यूनियन को। तो ये हो गया पहला हो गया। सेकंड, काफ़ी सारे अलाइंसेस बने हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये किस चीज़ के लिए? एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इसको लाया गया है। और जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ भी गोवर्धन स्कीम है और PM जीवन योजना है, जिसके थ्रू हम इम्फेसिस कर रहे हैं कि बायोफ्यूल्स को हम इम्पोर्टेंस दें और उसका यूज़ ज़्यादा बढ़ाएं, सो दैट फॉसिल फ्यूल से हमारा ट्रांजिशन हो सके। तो बायोफ्यूल अलायंस, ये भी अलायंस क्या है? ये भी कंट्रीज़ की ही अलायंस है। तो ये अगेन क्या है यहाँ पे? द वर्ल्ड इज़ अ वन फैमिली, मतलब हम अलायंसेस बना रहे हैं और एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉज के लिए हम अलायंसेस को बना रहे हैं। थर्ड हो गया कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, अगेन हमने ट्रेड को कंसेप्ट में रखते हुए एक इंक्लूसिव अलायंस फिर से बनाया है। चौथा हो गया कि G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन। तो फिनेंशियल इंक्लूसिवनेस के लिए हमने डिजिटलाइजेशन को किया है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल UPI है, तो आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं। फिर हमने हेल्थ को लेके वन हेल्थ अप्रोच, जैसे WHO के साथ मिलके इसके इम्प्लीमेंटेशन पे बात की है। फिर वासुदेव कुटुंबकम, एक वर्ल्ड इज़ वन फैमिली को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने एम्फेसिस किया है। जो रशिया यूक्रेन वॉर पे दो साइड थे, एक तरफ USA का साइड था और एक तरफ चाइना रशिया का साइड था, उनको एक पेज पे लाके, सेम पेज पे लाके हमने USA यूक्रेन पे जो रिजोल्यूशन था वो पास करवाया। तो ये इसमें क्या दिखती है? इंडिया की लीडरशिप दिखती है। और जो उन्होंने थीम, इंडिया ने जो थीम रखा था वासुदेव कुटुंबकम, उस पर हम उभर रहे हैं, हम उस पर खड़े उतर पाए हैं। फिर आया कि हमने ग्लोबल साउथ, जो काफ़ी चर्चा में थी, उसके इंटरेस्ट को, उसके जो भी प्रायोरिटीज़ है उसको रखने की कोशिश की G20 में, सो दैट उनके वहाँ पे जो इकोनॉमिक ट्रेड में ग्रोथ होनी चाहिए, जो सोशल एस्पेक्ट्स में ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें उसकी चीज़ों को हमने G20 के जो भी हमारी प्रायोरिटीज़ थी, हाईलाइट्स थी, उसमें डाला, सो दैट ग्लोबल साउथ के भी इंटरेस्ट को हम एड्रेस कर सकें। तो ये सारी चीज़ इंडिया ने लीडरशिप के थ्रू इसको एम्फेसिस किया है वासुदेव कुटुंबकम को। एक तो ये हो गया। अब जो ये वाला पहला पार्ट हमने डील कर लिया कि इंडिया की क्या लीडरशिप रही है विद इन दी G20 टू अचीव द वासुदेव कुटुंबकम। अब इसके अलावा कि इंडिया की ऐसे क्या अप्रोचेस होती हैं वासुदेव कुटुंबकम के इस एंशिएंट फिलॉसफी पे अलाइन होने के लिए, और इंडिया इसमें कौन कौन से वे को और यूज़ कर सकती है और उसमें क्या चैलेंजेस है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? एग्जामिन द वे इन विच इंडिया अप्रोच। देखिए आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। एग्जामिन द वे इन विच इंडिया अप्रोच अलाइन विद दिस फिलॉसफी एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब इसमें हमको ये भी इम्फेसिस करना है कि ग्लोबल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इंडिया ने वासुदेव कुटुंबकम के प्रिंसिपल पे अप्रोचेज यूज़ किए हैं। तो हम सेकंड हेडिंग यहीं से दे देंगे, इंडिया अप्रोचेज टू अलाइन विथ द फिलॉसफी। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। पहला पार्ट हमने डील कर लिया। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि इसमें इंडिया की क्या क्या अप्रोचेस रही हैं। तो इसमें हम आप यहाँ पे थोड़ा सा, ये थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट हो गया, तो एक मोनोटोनिसिटी तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? फ्लो चार्ट बता देंगे कि वेज ऑफ इंडिया या अप्रोचेज ऑफ इंडिया, और इसको बता देंगे कि एक तो डिप्लोमेटिक अप्रोच है इंडिया का, फिर इसको और एक्सप्लेन भी करेंगे कि डिप्लोमेटिक अप्रोच है, फिर एक एंटी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच हो गया,
फिर इंडिया की जो पॉलिसीज़ है, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट डिप्लोमेसी यहीं पे आ जाएगी। साथ में साथ आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डीहाइफनेशन, इज़राइल और फ़लस्तीन के इशू को लेके, और जो इंडिया ने यूज़ किया है, इंक्लूसिव अप्रोच भी यूज़ किया है इंडिया ने। और फिर डिफरेंट ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए हैं सो दैट ग्लोबली ट्रेड में कोऑपरेशन हो सके। तो ग्लोबल कोऑपरेशन, और जो भी क्वेश्चन में था कि ग्लोबल कोऑपरेशन को हम एड्रेस कर सके, तो ये अप्रोचेस हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि पहला है हमारा डिप्लोमेटिक अप्रोच। तो पहला, इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी फॉलो करती है। दूसरा, इंडिया मल्टीलैटरलिज्म फॉलो करती है। मल्टीलैटरलिज्म मतलब हम एक कंट्री को प्रायोरिटी नहीं देते, हम उसके साथ सिर्फ अपने रिलेशंस नहीं करते, हम सारे कंट्री के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर काम करना चाहते हैं। तो इससे क्या हो गया, वी वांट टू इंक्लूड एवरीवन इन द फैमिली, तो वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो ये हो गया हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। फिर सेकंड आप देखो, सेकंड क्या है, एंटी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, जो हमने ऊपर लिखा है। तो इंडिया एंटी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच यूज़ करती है, और इंडिया ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे टेररिज्म के खिलाफ काफ़ी सारे अपनी स्टैंड रखती है कि एंटी टेररिज्म जो भी एक्ट्स हैं और जो भी रेगुलेशन है उसको और टाइटन किया जाए। तो एंटी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में इंडिया का बहुत ही क्लियर स्टैंड है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक तो एंटी ह्यूमैनिटेरियन हो गया, इसी में होगा एंटी टेररिज्म जो अभी हमने बात की। और एंटी ह्यूमैनिटेरियन में आप ये बता सकते हो कि इंडिया सभी कंट्रीज़ को एक फैमिली मानती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ रशिया एंड चाइना थे, एक तरफ यूएसए थे, दोनों ही नहीं एग्री कर रहे थे कि जो रशिया यूक्रेन पे रिजोल्यूशन पास करना था, बट दोनों को इंडिया ने इम्फेसिस करके इस रिजोल्यूशन को पास करवाया। एंड इस रिजोल्यूशन में लिखा कि कुछ भी हो, हम ना रशिया की ना हम साइड लेंगे, ना हम यूक्रेन की साइड लेंगे। मेरा बस यही कंसर्न है कि जो एंटी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको हम बंद करें। तो इस तरीके से भी इंडिया ने एक अप्रोच दिखाया। फिर इज़राइल पैलेस्तीन के इशू को भी डाल दें आप। इज़राइल पैलेस्तीन में डीहाइफनेशन पॉलिसी अपनाती है इंडिया टू मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ द कंट्रीज। इज़राइल के साथ हमारा अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट्स है, साइंस टेक का ट्रेड एग्रीमेंट्स है। इवन फॉर द पैलेस्तीन हमारी जो सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर द पैलेस्टीनियन वो हम मेंटेन करना चाहते हैं। इसीलिए इज़राइल यूक्रेन की जो रिजोल्यूशन पास हुई थी उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया था। तो इस तरीके से इंडिया पर एक और आप अप्रोच बता सकते हो, डीहाइफनेशन अप्रोच। फिर अब फोर्थ अप्रोच में जाओगे तो और क्या अप्रोचेस यूज़ करी इंडिया टू ब्रिंग दी वासुदेव कुटुंबकम इन इम्प्लीमेंटेशन। तो एक है कि इंक्लूसिव अप्रोच यूज़ कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को वो एड्रेस करना चाहती है। इसमें जेंडर इनइक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट पे उन्होंने G20s में भी हाईलाइट्स और प्रायोरिटी को रखा था। सेकंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इंडिया ने काफ़ी बात किया है G20 समिट में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जो ना कि सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन को देखती है बल्कि फ्यूचर जनरेशन को भी देखती है। तो उस तरीके से भी ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गई। फिर उसके बाद फूड सिक्योरिटी पे भी उन्होंने बात की। तो इसमें हम ना सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं बात करते, हम सिर्फ कैपिटलिज्म के बारे में नहीं बात करते, हम उन लोगों के लिए भी देखते हैं जो पुअर हैं, जिनके पास खाने की सिक्योरिटी नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी पे भी इंडिया ने एम्फेसिस किया। फॉर एग्जांपल महाऋषि जो मिलेट्स के इनिशिएटिव्स हैं, मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं सो दैट वी कैन सिक्योर द फूड्स फॉर द पुअर। तो इन तरीके से इंक्लूसिव एक अप्रोच भी इंडिया लेके चल रही है। तो ये सारे वेज हो गए कि इंडिया ने कौन कौन से अप्रोचेस को यूज़ किया है टू अचीव द वासुदेव कुटुंबकम प्रिंसिपल। एंड ये सारे जो डायमेंशन हो गए वो हो गए कि इंडिया की लीडरशिप में G20 में क्या इंडिया ने यूज़ किया है, क्या आउटकम निकला है विच अलाइन विद द फिलॉसफी ऑफ द वासुदेव कुटुंबकम। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको लिया था। अब ये तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जामिन भी करना है हमें। तो एग्जामिन के साथ थोड़ा सा आप चैलेंजेस भी बताओगे कि इतना करने के बाद भी जो इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए थे। तो सबसे पहले तो यही था कि जो मल्टीपोलर जो अभी सिचुएशन बन गया है जियोपॉलिटिक्स का, चाइना यूएसए का वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चाइना यूएसए का ट्रेड वॉर चल रहा है, कि रशिया यूक्रेन का अलग से प्रॉब्लम चल रहा है, इजराइल पैलेस्तीन का अलग से बहुत समस्या चल रही है। तो वो हो गया, जिस वजह से एक ही पेज पे एक ही टर्म एंड कंडीशन पे सारी कंट्रीज़ नहीं आ पा रही हैं।
ये तो जियोपॉलिटिकल राइवलरीज ले लो या मल्टीपोलर जियोपॉलिटिक्स ले लो। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल वीकनेस है, जो भी हम डिसीज़न लेते हैं G20 में वो बाइंडिंग नहीं है, वो सिर्फ एक तरीके से सब इस पे एग्री करते हैं, सिग्नेटरी बनते हैं, बट वो बाइंडिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ प्रोमिसेस हैं बट एक्शंस आर मिसिंग। तो ये आप लिख सकते हो। थर्ड आपका ये हो सकता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है G20 में, उसमें आप ज़्यादा देखो कि डेवलप्ड नेशन ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस का इसमें इंक्लूज़न होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने अफ्रीकन यूनियंस को किया, उसके साथ साथ जो भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करें, सो दैट इट बिकम अ मोर इंक्लूसिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ नेशन विच वर्क फॉर द ग्लोबल कॉपरेशन। तो ये हो गया, ये हमारी चैलेंजेस हो गई। अब आपने चैलेंजेस बताया है तो हम थोड़ा सा वे अहेड भी बता देंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ प्रोविज़न लाइक से स्ट्रक्चरल वीकनेस था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, G20 के कुछ कुछ प्रोविज़न्स को हम बाइंडिंग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ है उनका इंक्लूज़न कर सकते हैं। और सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ G20 में, उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बियॉन्ड होकर सोचना पड़ेगा फॉर द ग्लोबल गुडनेस, तभी हम जाके G20 को एज ए सक्सेस बना सकते हैं। एंड फाइनली आप कंक्लूड कर देना कि वासुदेव कुटुंबकम इज़ अ नोबल फिलोसफी विच ब्रिंग्स द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, विच मीन्स द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, एंड इंडिया हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स to achieve the goal of the world is one family, but India is one of the nation of the G20. The whole group has to think in the terms of the global cooperation and the global goodness. Then only the Vasudev Kutumbakam can be achieved at the good cause and at the higher level. इस तरीके से आप कंक्लूड कर दो, तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो आप देखो, दो पार्ट था हमारे क्वेश्चन का, दोनों पार्ट हमने डील कर लिया और कितने अच्छे से डील किया। तो इस तरीके से अप्रोच आप सोचोगे ना, तब अब ये देखो, अब जब G20 का आप नोट्स बनाओगे या जब हमारी तरफ से भी आपको नोट्स मिलेगा, तो उसमें किसी तरीके से ऐसे नहीं दिया रहेगा कि इंडिया की लीडरशिप क्या थी, ये थी। हम क्या बताएंगे आपको कि G20 है क्या, G20 का हिस्ट्री क्या है, G20 में सक्सेस क्या है, अभी तक क्या क्या अचीव किया है G20 ने। फिर हम बताएंगे कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में क्या है G20 में। अभी G20 का जो 2024 का समिट हुआ है वो ब्राज़ील में हुआ है, तो उसके हाइलाइट्स हम बताएंगे। फिर इसमें हम बताएंगे कि इंडिया के लिए G20 की क्या सिग्निफिकेंस है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि G20 में ऐसे क्या चैलेंजेस है जो इंडिया को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिर हम उसके आगे वे फॉरवर्ड बताएंगे। अब इसी नोट्स को, ये क्या हो गया, हमने सारे डायमेंशंस नोट्स में कवर कर लिए। अब इसी नोट से हमको G20 पे क्वेश्चन आता है, इसी को मोल्ड करके हमें यहाँ लिखना है। दिस इज़ द टेक्निक वी हैव टू लर्न। और ये ऐसे नहीं आएगा। ये लेक्चर आपने देख लिया, इससे आप इम्प्रूवमेंट ले सकते हो, सीख सकते हो, बट दिस विल कम विथ प्रैक्टिस ओनली, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। ये नहीं कि सिर्फ आप लिखो और एनालाइज नहीं करो, तब भी नहीं आएगा। आप लिख रहे हो, एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, तो आपको अपनी गलतियाँ कैसे पता चलेगी, आपको इम्प्रूवमेंट कैसे पता चलेगा। प्रैक्टिस प्लस एनालाइजिंग। एनालाइजिंग के लिए हम तो मॉडल आंसर देंगे, प्लस मेरी एक दो क्वेश्चन के लिए लाइव मॉडल आंसर भी चलेगी, प्लस आपको टॉपर कॉपी से मैच करके देखना है, अपनी नोट से मैच करके देखना है कि आप और कौन से पॉइंट ऐड कर सकते थे। दिस इज़ द क्रक्स कि कैसे हमें एक मेंस आंसर राइटिंग को करना है। हमें रिवीजन करना है, हमें क्वेश्चन लिखना है, हम मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना है, हमें एनालिसिस करना है, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि हमने मेंस का आंसर राइटिंग किया। ये नहीं कि बस आंसर लिख दिया उसको बोल देंगे आंसर राइटिंग किया। नो, एनालिसिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। वो एनालिसिस ही बच्चे छोड़ देते हैं, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता उनका। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं।